हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमएचटी सीईटी के एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 3 इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बहुत सारे बच्चों का ये चैप्टर फेवरेट है, तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी लेवल 1 के एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए हैं उनके सोल्यूशंस आज हम डिस्कस करेंगे, और जिन बच्चों ने अब तक ये एमसीक्यूज सॉल्व नहीं किए थे तो वो अब साइमल्टेनियसली अपना सोल्यूशंस देखते जाएंगे। ओके, तो चलिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा डिस्प्ले किया है मैंने। अ क्रॉस बिटवीन प्लांट्स हैविंग कैपिटल आर कैपिटल वाई यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव कॉम्पोजिशन कैसे टाइप का प्रोजेनी हमको देगा। इट विल यील्ड प्लांट्स विथ विच कैरेक्टर्स। अगर मैं इन दोनों प्लांट का क्रॉसिंग कराऊं तो मुझे कैसे टाइप का प्लांट देखने को मिलेगा। देखो, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, तो होमोजाइगस होमोजाइगस मिलकर हमको कैसा प्लांट देते हैं, एक हेट्रोजाइगस प्लांट देते हैं। कैसा प्लांट देते हैं, एक हेट्रोजाइगस प्लांट देते हैं। देखो, अगर इसका हम क्रॉस करके देखें, चलो आप करो। आपको वैसे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसा क्रॉस आया मतलब अपने को फर्स्ट जनरेशन डोमिनेंट दिखने वाला है। कैसा दिखने वाला है, डोमिनेंट। तो जो वटाना होता है उसके डोमिनेंट कैरेक्टर्स क्या होते हैं, राउंड कलर का, राउंड शेप का सीड होता है और येलो कलर का होता है। सो दीज आर दी डोमिनेंट कैरेक्टर्स। तो देखो इधर पे जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे इसका गैमेट क्या आएगा, एक आर, इसका गैमेट क्या आएगा, एक वाई, क्योंकि गैमेट हमेशा हेप्लॉइड होते हैं। ओके, इसका एक आर और इसका एक वाई। अब इसको क्रॉस करो तो आपको F1 जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा, आर के साथ आर और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई। सो दिस इज योर F1 जनरेशन। तो यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर्स कौन से कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो राउंड सीड्स एंड येलो सीड्स हमको दिख कर आ रही हैं। कौन सी सीड्स हमको दिख रही हैं, राउंड एंड येलो। सो ये कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, दिस इज मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर सी। सो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इतना आ गया सबका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मेंडल ने हमको कौन सा थियोरी दिया या कितने प्रिंसिपल्स दिए। ये तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो। मेंडल ने हमको 3 प्रिंसिपल्स दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या उसको लॉ ऑफ प्यूरिटी गैमेट्स भी बोला जाता है, एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल के 3 लॉ थे, आपको वो याद होने चाहिए। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्या बताया गया है, अ प्लियोट्रिपिक जीन इज वन विच। देखो मैंने आपको बताया था मल्टीपल अलील्स, प्लियोट्रॉपी और पॉलीजीन में क्या डिफरेंस होता है। प्लियोट्रॉपिक जीन कौन से होते हैं, ये वो जीन्स होते हैं जो एक ही जीन, वन जीन कंट्रोल्स मोर देन वन कैरेक्टर। वन जीन कंट्रोल्स व्हाट, मोर देन वन कैरेक्टर। सो अब बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। सबसे पहले क्या बोला गया है, ऑप्शन नंबर ए में हमको क्या दिया गया है, इट अफेक्ट्स वन कैरेक्टर। नो, ये मल्टीपल अलील्स में होता है। मल्टीपल अलील्स में एक ही कैरेक्टर कंट्रोल किया जाता है मल्टीपल अलील्स की मदद से। सेकेंड ऑप्शन, सप्लीमेंट्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। नो, ये किसी दूसरे जीन की भी हेल्प नहीं करता है। प्लियोट्रॉपी किसी दूसरे जीन की हेल्प नहीं करता है। सी में क्या दिया है, इट अफेक्ट्स मोर देन वन जीन। क्या बोला गया है, इट अफेक्ट्स मोर देन वन कैरेक्टर। ये क्या करता है, इट, सॉरी आई एम सो सॉरी, हाँ क्या बोला गया है, इट अफेक्ट्स मोर देन वन कैरेक्टर। सो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला गया है, रिक्वायर्स अनदर जीन फॉर एक्सप्रेशन। पॉलीजीन में क्या होता है, ये भी आंसर नहीं है, ये पॉलीजीन का एग्जांपल है। जैसे स्किन का कलर, हमारी बॉडी का जो स्किन कलर है वो 3 जीन से मिलकर बनता है, तो ये पॉलीजीन का एग्जाम्पल है। सो अपना करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिनका थियोरी अच्छा है ना उनको ये सारे क्वेश्चन आसानी से आ जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, आपके जो ऑटोजोम्स होते हैं, हमारे जो ऑटोजोम्स होते हैं प्लस, ऑटोजोम्स प्लस हमको क्या देखने को मिलता है, ऐसा हमारे सेक्स क्रोमोजोम्स के साथ या 22 ऑटोजोम्स के साथ जो सेक्स क्रोमोजोम होता है उसमें से एक सेक्स क्रोमोजोम गायब रहता है। ओके, एक सेक्स क्रोमोजोम क्या होता है, गायब होता है। तो ये कौन से टाइप का सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम। इट इज अ सेक्स क्रोमोजोमल एन्यूप्लॉइडी। कैसे टाइप का सिंड्रोम है ये, सेक्स क्रोमोजोमल एन्यूप्लॉइडी, जिसमें आपका एक सेक्स क्रोमोजोम गायब है, ना तो इधर पे एक्स है ना तो इधर पे वाई है। एम आई क्लियर विद दिस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपका फेवरेट क्वेश्चन। फिनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन फ्रॉम डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो डाई हाइब्रिड
हाइब्रिड क्रॉस मतलब क्या होता है, दो कैरेक्टर्स, जैसे अभी हमने पीछे देखा था कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये एक कैरेक्टर है, दिस इज द शेप ऑफ द सीड एंड दिस इज द कलर ऑफ द सीड. सो डाई हाइब्रिड, डाई मीन्स टू, तो जब आप दो कैरेक्टर्स एक साथ क्रॉस करते हो तो आपको F2 जनरेशन में क्या देखने को मिलता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन क्या है, 9:3:3:1. दिस इज द रेशियो फॉर डाई हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन. सो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे अपना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्रॉस बिटवीन अनलाइक ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से टोटली डिफरेंट होते हैं, उनकी स्पीशीज अलग होती है, फिर भी अगर आप उनका रिप्रोडक्शन करवाते हो तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन. इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन. क्योंकि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के लिए स्पीशीज सेम होना चाहिए, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में स्पीशीज डिफरेंट होती है. ओके, और हेटेरोसिस तो एक अलग ही फिनोमिनन है. सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, द क्रॉस दैट कंसिडर वन कैरेक्टर एट अ टाइम. अगर आप मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड में डिफरेंस देखोगे तो क्या डिफरेंस है, मोनो हाइब्रिड में हम एक टाइम पे एक ही क्रॉस करते हैं, मतलब एक ही कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, इसीलिए उसको मोनो हाइब्रिड बोला जाता है. मोनो मतलब वन कैरेक्टर एट अ टाइम. सो वन कैरेक्टर एट अ टाइम कौन से क्रॉस में कंसिडर होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में. किस में कंसिडर होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में. डाई हाइब्रिड में टू कैरेक्टर्स होते हैं. रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, आपका जो मेल है वो फीमेल के जैसा रिएक्ट करता है इन F2 जनरेशन, और बैक क्रॉस में आपका सेम अगेन क्या होगा, आपका जो F1 जनरेशन है वो किसी ना किसी डोमिनेंट या रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेगा, तो इसका भी कुछ लेना देना नहीं है. एक कैरेक्टर के साथ अगर आप डील करते हो तो ऐसे क्रॉस को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हेट्रोजाइगस प्लांट्स प्रोड्यूस गैमेट्स व्हिच आर. हेट्रोजाइगस मतलब क्या होता है बच्चों, हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट. हेट्रोजाइगस म्हणजे काय, डिफरेंट. ओके, सो हेट्रोजाइगस प्लांट्स प्रोड्यूस गैमेट्स व्हिच आर. समझो अगर मैं तुमको ऐसा कोई F1 जनरेशन दे दूं, समझो तुम्हारे सामने मैंने ऐसा F1 जनरेशन रखा है, अब तुम इसके गैमेट्स बनाओगे तो इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे, पहले ये दोनों का एक गैमेट बनेगा, फिर इसका और इसका एक गैमेट बनेगा, ठीक है, फिर इन दोनों का एक गैमेट बनेगा, और फिर इसका और इसका एक गैमेट बनेगा. चारों गैमेट्स एक दूसरे से अलग है, तो कैसे टाइप के गैमेट्स हमको देखने को मिलते हैं, डिसिमिलर टाइप्स के. विच टाइप ऑफ गैमेट्स आर ऑब्जर्व्ड, डिसिमिलर गैमेट्स. सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा मेरे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एम आई क्लियर टू एवरीबडी, पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ऑल राइट, तो अब हमारे 9th क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दिया गया है. द क्रोमोसोम्स आर यूजुअली क्लासिफाइड ऑन व्हाट बेसिस. देखो मैंने आपको बताया था चैप्टर में कि क्रोमोसोम्स को हम कौन से बेसिस पे डिसाइड करते हैं. क्रोमोसोम्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. और क्रोमोसोम्स को हम कौन से बेसिस के ऊपर डिटरमाइन करते हैं, उसके सेंट्रोमियर के पोजीशन पे. किसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं, उसके सेंट्रोमियर के पोजीशन पर. तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, क्रोमोसोम्स आर यूजुअली क्लासिफाइड ऑन व्हाट बेसिस, दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर सेंट्रोमियर. ओके, ये याद रखो, क्रोमोसोम्स को अगर पहचानना है तो उनके सेंट्रोमियर की पोजीशन चेक की जाती है. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बताया गया है, जीन्स आर इन द फॉर्म ऑफ. जीन्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं, देखो ये अपना डीएनए है, ठीक है, डीएनए के हर एक सेगमेंट में अपना जीन प्रेजेंट होता है. और डीएनए कैसे बनता है, पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड से. डीएनए कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से. समझो ये फॉस्फेट शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है, और यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है. सो ऐसे पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का चेन, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड. ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है. तो ऐसे कंटिन्यूअस न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती जाती है, जिसको हम आगे जाके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनता है, यानी डीएनए बनता है. सो डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट है, तो जीन्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के ऊपर. कौन सा न्यूक्लियोटाइड कैसा प्रेजेंट है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि जीन्स कहां पर कौन से प्रेजेंट होंगे. क्योंकि इमेजिन करो अगर आपका और मेरा डीएनए चेक किया जाए, तो मेरे डीएनए के ऊपर अगर ऐसा कोई जीन है और आपके डीएनए के ऊपर अगर ऐसा कोई जीन है, तो दोनों का डीएनए अलग है, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों जीन्स अलग अलग है. सो जीन्स कैसे हमको डिटरमाइन करने में हेल्प होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. सीक्वेंस मतलब क्या होता है, कौन से ऑर्डर में हमारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेवर फॉरगेट दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच
ऑफ जेनेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, ये तो चैप्टर ही जेनेटिक्स का है। इस चैप्टर का नाम क्या है, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस का दूसरा नाम क्या है बच्चों, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सो जेनेटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जब आप सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो तो उसको हम सेल बायोलॉजी बोलते हैं। जब आप फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो तो उसको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर बोलते हैं या बॉटनी बोलते हैं। और जब आप प्लांट और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन स्टडी करते हो तो उसको हम इकोलॉजी बोलते हैं। लेकिन जेनेटिक्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ inheritance and variation. Next question, test cross are performed to find out. टेस्ट क्रॉस से अपने को क्या पता चलता है, समझो आपको ऐसा एक अननोन फ्लावर दिया गया है और ये फ्लावर पिंक कलर का है। कैसा, ये फ्लावर पिंक कलर का है, मतलब इसका फिनोटाइप अपने को पहले से पता है। अब बस हमको ये फाइंड आउट करना है कि ये पिंक कलर का जो फ्लावर है ये डोमिनेंट पिंक है या रिसेसिव पिंक है या हेट्रोजाइगस पिंक है। कैसा ये पिंक है, मतलब हमको क्या पता करना है कि ये डोमिनेंट है, होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। हमको जीनोटाइप पता करना होता है। क्या पता करना होता है, जीनोटाइप पता करना होता है किसी भी टेस्ट क्रॉस के अननोन पेरेंट का। तो आपके पास अननोन पेरेंट है, आप इसके ऊपर जब टेस्ट क्रॉस करोगे तो आपको क्या पता चलता है, आपको जीनोटाइप पता चलता है कि वो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो फिनोटाइप तो पहले से दिखाई दे रहा है, पिंक है, तो उसमें पता क्या लगाना है, दिखाई दे रहा है कि वो पिंक है, पर वो पिंक क्यों है, वो डोमिनेंट जीन के वजह से पिंक है या वो हेट्रोजाइगस जीन के वजह से पिंक है, ये पता लगाना है। सो जीनोटाइप इज इंपॉर्टेंट, इधर लिंकेज का सवाल नहीं उठता। ओके, ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ड्यू टू डैश F1 plants are pink in color in incomplete dominance. ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम क्या देखते हैं, अगर समझो आपने एक रेड फ्लावर लिया और एक व्हाइट फ्लावर लिया और दोनों को अगर आपने क्रॉस किया तो आपको पिंक कलर का फ्लावर देखने मिलता है। कैसा फ्लावर देखने मिलता है, पिंक कलर का। और ये मेंडल के लॉ से बिल्कुल अलग था। मेंडल ने क्या बोला था कि या तो आपको डोमिनेंट कलर देखने को मिलेगा या तो रिसेसिव, लेकिन इधर पे ना तो डोमिनेंट कलर दिखाई दे रहा है ना तो रिसेसिव दिखाई दे रहा है, दोनों का कुछ नया मिक्सचर दिखाई दे रहा है। तो ये क्यों होता है, क्योंकि डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन दोनों अपना अपना हाफ कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं, यानी बोथ द अलील्स एक्सप्रेस देमसेल्व्स पार्शियली। दोनों जीन्स, दोनों अलील्स अपना अपना हाफ कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं। इस वजह से हमको F1 जनरेशन में पिंक कलर का फ्लावर देखना पड़ता है बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, आपकी थियोरी स्ट्रांग होगी तो ये चैप्टर आसानी से हो जाएगा। जीन्स आर नॉट फाउंड इन पेयर्स इन, ओके, कौन से ऑर्गेनिज्म में हमको जीन्स पेयर में दिखाई नहीं देते हैं। ओके, देखो आपका जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, एग कैसे बनता है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट इज इक्वल्स टू जाइगोट यानी फर्टिलाइज्ड एग। तो फर्टिलाइज्ड एग में जीन्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं यानी डबल होते हैं। एपिथेलियल सेल मतलब अपना सोमैटिक सेल, अपने बॉडी के सेल्स, सोमैटिक सेल में भी सारे जीन्स डबल होते हैं। मसल भी अपने सोमैटिक सेल का ही पार्ट है, सो इसमें भी सारे जीन्स डबल होंगे। लेकिन अपना जो स्पर्म है, दिस इज अ मेल गैमेट। स्पर्म क्या है, मेल गैमेट है। और गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। सो कौन से सेल्स में आपको जीन्स पेयर में नहीं दिखाई देंगे, ओनली इन स्पर्म सेल। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखो अब इधर पे क्या दिया गया है, इन मैन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज, ये तो आपको आंख बंद करके आना चाहिए। ह्यूमंस में डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 2n, मतलब कितना होता है ह्यूमंस में, 46 क्रोमोसोम्स। अगर इतना इजी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो तुमने क्या पढ़ा बायोलॉजी, ये क्वेश्चन CET में पूछा जा चुका है पहले भी। सो प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी सिंपल question. Okay, moving on to the next question. In the human beings, multiple genes are involved in the inheritance of, एक से ज्यादा जीन्स कौन से कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। देखो कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कलर ब्लाइंडनेस अपना सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। तो इसमें एक ही जीन काफी है। फिनाइल कीटोनुरिया ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज है, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस है, तो इसमें भी एक ही जीन काफी होता है। सिकल सेल अनीमिया अपना फिर से सेक्स लिंक्ड है। सिकल सेल अनीमिया कैसा है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, या इसको आप ऑटोजोमल में भी काउंट कर सकते हो। सो अगेन दिस इज अ वेरी डिफरेंट सिनारियो। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आता है, देखो एक्चुअली सिकल सेल अनीमिया प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। एक्चुअली सिकल सेल अनीमिया किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रॉपी का। आप बाकी भूल जाओ, सिर्फ इतना याद
याद रखो इट इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी। सो इधर पे भी एक ही जीन इन्वॉल्व है, तो एक से ज्यादा जीन्स मतलब पॉलीजीन्स। और मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीपल जीन्स कौन से कैरेक्टर के लिए यूज होते हैं, स्किन कलर के लिए। कौन से कैरेक्टर के लिए यूज होते हैं, स्किन कलर के लिए। हमारे स्किन कलर के लिए 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल है। कितने जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, 3 जीन्स की वजह से हम काले गोरे सांवले पीले नीले जैसे भी दिखते हैं वो 3 जीन्स की वजह से दिखते हैं। सो पॉलीजेनिक कैरेक्टर इज ऑब्जर्व्ड इन स्किन कलर। ये ना एक्चुअली पिछले साल के सिलेबस में था, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में से पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ही उड़ा दिया गया है, बट उसके क्वेश्चंस आते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अलील इज रिसेसिव इफ इट इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन। देखो कोई भी कैरेक्टर रिसेसिव अगर होगा या कोई भी कैरेक्टर रिसेसिव है, ये कैसे पता चलता है, जब दोनों जीन्स होमोजाइगस हो। अगर ऐसा कोई जीन देखने को मिला तो ये कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा और ये कैरेक्टर डोमिनेंट है। जब तक आपके दोनों जीन्स स्मॉल नहीं होंगे और दोनों के दोनों सेम नहीं होंगे तब तक रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है। रिसेसिव मतलब छोटा कैरेक्टर, दोनों जीन्स छोटे होने चाहिए, क्योंकि अगर एक जीन बड़ा रहता है एक जीन छोटा रहता है तो बड़े वाला जीन छोटे वाले जीन को दबा देता है, छोटा वाला जीन एक्सप्रेस ही नहीं होता है। सो रिसेसिव जीन को अगर एक्सप्रेस करना है तो उसको कौन सी कंडीशन में करना पड़ेगा, होमोजाइगस ओनली। कौन सी कंडीशन में, होमोजाइगस ओनली। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है और अपना आंसर क्या है। द आंसर इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए, होमोजाइगस कंडीशन। F1 जनरेशन में तो आपको हेट्रोजाइगस देखने को मिलता है और इधर पे आपका रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है। फिर इधर पे F1 जनरेशन इज नथिंग बट हेट्रोजाइगस कंडीशन, यानी कि 2 अलग अलग गैमेट्स ऐसा कुछ। और बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस नो, हेट्रोजाइगस में आपका रिसेसिव कैरेक्टर कभी एक्सप्रेस होगा ही नहीं, कभी भी रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर को दबा देता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। Moving on to the next question, question number 18. Dash is a separate branch of science which came into existence with deviations from observation of experiments performed by Mendel. जो चीजें मेंडल ने प्रूव नहीं की थी वो चीजें किसी और साइंटिस्ट ने प्रूव की, और उन थियोरी को हमने क्या बोला, नियो मेंडलिज्म। उस थियोरी को हमने क्या बोला, नियो मेंडल जेनेटिक्स। ओके, सो ये आपको तुरंत देख के पहचान लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया है। Tightly linked genes that present on non-homologous region of X and Y chromosomes are called what? देखो ये अपना X का क्रोमोसोम है और ये अपना Y का क्रोमोसोम है। दिस इज द नॉन होमोलोगस रीजन। ये कौन सा रीजन है, नॉन होमोलोगस रीजन। तो यहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है या अलील प्रेजेंट है, यहाँ पे भी एक अलील प्रेजेंट है और ये दोनों जीन काफी टाइटली अरेंज्ड होते हैं। मैंने आपको लिंकेज वाले टॉपिक में बताया था। तो नॉन होमोलोगस रीजन के जो जीन्स एकदम टाइटली अरेंज्ड होते हैं, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, नो क्रॉसिंग ओवर। सो ये जीन्स हमको कंप्लीट सेक्स लिंक्ड जीन्स का एग्जांपल बताते हैं। सी दिस इज एक्स क्रोमोसोम, दिस इज वाई क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम है। तो सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स नजदीक नजदीक प्रेजेंट रहती हैं वो हमको कैसे टाइप का फिनोमेना बताती हैं, कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स। कैसा फिनोमेना बताती है, कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स। इतना समझ में आया है आपको। देखो इसको इनकम्प्लीट नहीं बोल सकते क्योंकि ये नजदीक नजदीक है। सो दिस इज अ कंप्लीट लिंकेज। एक्स लिंक्ड बोलेंगे तो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम का हो जाएगा, पर इधर तो वाई क्रोमोसोम पे भी है ना। देखो क्वेश्चन में ही बोला गया है एक्स और वाई। सो फर्स्ट और सेकंड आंसर तो नहीं है, फोर्थ भी नहीं है, तो बचा क्या अपने पास, थर्ड बचा। अब देखो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट, तो अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। अब आगे के सारे क्वेश्चंस एकदम इजी हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब अपना सेकंड लॉ। सो मेंडल का सेकंड लॉ कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था, इट वाज बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ अलील्स इन द गार्डन पी ड्यूरिंग। ओके, तो अलील्स कब एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जब उनको गैमेट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, गैमेट बनाना होता है। सो आपको यहाँ पर क्या ऑप्शंस दिए गए, सीड फॉर्मेशन। सीड कब बनेगा भैया, जब फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन करने के लिए गैमेट बनाना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, पॉलिनेशन। मेंडल के लॉ का पॉलिनेशन से कुछ लेना देना नहीं था। और एम्ब्रियो कब डेवलपमेंट होगा, जब सीड बनेगी। सीड बनाने के लिए गैमेट चाहिए, गैमेट बनेंगे तो सीड बनेगी, सीड बनेगी उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। सो ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, क्या बोला गया है, द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन इज ऑल्सो नोन एज, समझो ये एक कैपिटल टी है और ये एक स्मॉल टी है, दोनों जीन हाइट रिप्रेजेंट करते हैं प्लांट का, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पी प्लांट का हाइट रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, एक दूसरे का अलील्स या अलीलोमॉर्फ्स, क्या बोलते हैं हम इनको एक दूसरे का, अलील्स या अलीलोमॉर्फ, ओके। सो इधर पे करेक्ट आंसर क्या आएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी, तो ये दोनों आंसर है, इसका मतलब अपना राइट आंसर एक्चुअली है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों करेक्ट है, तो आप डी वाला चूज करोगे क्योंकि सी वाले से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ओके। ऑल राइट, अब आगे देखो क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 22, इन अ पी फ्लावर रेड कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट फ्लावर्स, ध्यान से सुनो, अगर हम पी फ्लावर की बात करें, जो वटाना होता है उसके फ्लावर की बात करें, तो रेड कलर हमको डोमिनेंट देखने को मिलता है और व्हाइट कलर रिसेसिव कैरेक्टर होता है, यानी कैपिटल आर इज dominant and small r is recessive. So what will be the phenotype of the below given cross? इसका हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो गैमेट बना के देखो, इसका गैमेट क्या बनेगा कैपिटल आर, इसका गैमेट क्या बनेगा स्मॉल आर, क्योंकि दोनों अलग अलग अलील्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ही गैमेट मिलेगा, एक स्मॉल आर। अब इसको क्रॉस करके देखो, पहले ये वाला गैमेट इसके साथ क्रॉस होगा तो हमको रिजल्ट क्या आएगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, और जब ये वाला गैमेट इसके साथ क्रॉस होगा तो हमको रिजल्ट क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पर 50% अलील्स डोमिनेंट है, रेड कलर का फ्लावर दिखाएंगे, हेट्रोजाइगस है लेकिन कैपिटल आर प्रेजेंट है ना, कभी भी याद रखो दो अलील्स में से अगर एक अलील बड़ा है तो सिर्फ बड़े वाले अलील का ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। सो ये वाला फ्लावर रेड कलर का दिखाई दे रहा है और ये वाला फ्लावर व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, तो 50-50% चांसेस है, हाफ फ्लावर रेड हाफ फ्लावर व्हाइट। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। Am I clear to everybody? Okay, moving on to the next question. 23. Sexually reproducing organisms contribute to their offsprings. Okay, अगर समझो एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है तो ये लोग अपना पूरा क्रोमोसोम दे देते हैं जाइगोट को या कितना क्रोमोसोम देते हैं, हमने क्या पढ़ा है, हेप्लॉइड। हेप्लॉइड गैमेट्स मिलकर एक साथ डिप्लॉइड जाइगोट बनाते हैं। सो हेप्लॉइड मतलब क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ जीन्स। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, देखो ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा, डबल द नंबर ऑफ जीन्स कोई नहीं देता है, ऑल द जीन्स दे देंगे तो पेरेंट्स के पास क्या बचेगा, या आपको डिट्टो कॉपी मिलने लगेगा विच इज अगेन नॉट गुड फॉर वेरिएशन एंड इवोल्यूशन। फिर ऑप्शन नंबर बी क्या है, 1/4 ऑफ देयर जीन्स, ऐसा इतना कम भी नहीं देते हैं, एग्जैक्टली मेल और फीमेल अपना अपना हाफ जीन्स ऑफस्प्रिंग को दे देते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंसेस, ये तो तुम आंख बंद करके बता सकते हो, मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या था भैया, जब दो अलग अलग अलील्स एक साथ एक्सप्रेस होंगे या एक साथ क्रॉस होंगे तो इसमें से जो अलील ज्यादा ताकतवर है, बाहुबली है, वही अलील एक्सप्रेस होगा और इसको बोलते हैं डोमिनेंट अलील। क्या बोलते हैं इसको हम, डोमिनेंट अलील, और यही मेंडल का फर्स्ट लॉ था। सो यहाँ पे फर्स्ट आंसर क्या आएगा, सॉरी बी नहीं ए आएगा, गलती से मुझसे बी टिक हो गया। सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इज थर्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज सेकेंड लॉ, और लॉ ऑफ पेड फैक्टर्स के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। Moving on to the last question of this session, Mendel's work was rediscovered in 1900 by, देखो मेंडल की डेथ के बाद उसके काम को वापस से किसने रीस्टार्ट किया या किसने रिसर्च की, ह्यूगो डी व्रीज करके एक साइंटिस्ट, हमने क्या पढ़ा था, ह्यूगो डी व्रीज, कॉरेंस एंड शेमाक करके 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के काम को वापस पढ़ा, वापस रिसर्च की और उन्होंने बताया कि मेंडल ने जो थ्योरी दी थी वो एब्सोल्युटली करेक्ट थी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए तो अपने को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में दिया गया है, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। पुनेट ने हमको पुनेट स्क्वायर मेथड दिया, दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर, यहाँ पे भी आंसर राइट नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप आपको ये सेशन काफी मजेदार लगा होगा, और कुछ अगर आप सजेशंस हमें देना चाहते हैं तो प्लीज अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमें लाइव आकर सोल्यूशन बताना चाहिए या कैसे क्या करना चाहिए। वी आर ओपन टू योर सजेशंस, जो चीजें हमसे पॉसिबल होगी हम आपके लिए उतना बेटर करने के लिए रेडी हैं। सिर्फ इतना याद रखो, अगर आपने अब तक मॉक टेस्ट के लिए रजिस्टर नहीं किया है सो प्लीज रजिस्टर। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।